नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा वालियान। स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में पलायन को लेकर राहत की खबर। पिछले 5 सालों में पहाड़ से घटा पलायन। पलायन निवारण आयोग ने सौंपी रिपोर्ट। गैरसैंण के विकास के लिए त्रिवेंद्र सरकार में घोषित 25,000 करोड़ के बजट को लेकर सूबे में गरमाई सियासत। विपक्ष के साथ साथ अपनों का भी सरकार पर हमला। धामी सरकार से किए गए सवाल। जोशीमठ आपदा के बाद एक्टिव मोड पर आपदा प्रबंधन विभाग। हिल स्टेशन की कैरिंग कैपेसिटी पर मंथन। डिजास्टर मैनेजमेंट की बेस्ट टेक्निक अपनाने की कवायद। देहरादून में युवाओं के प्रदर्शन को लेकर मंडल आयुक्त की जांच रिपोर्ट तैयार। बड़े अधिकारियों पर चुप्पी, छोटे अफसरों पर गिरी तबादले की गाज। और चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ से पलायन हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा और चिंता का विषय रहा है। पहाड़ का पानी और जवानी यहां के काम नहीं आया, ये भी एक कड़वा सच है। लेकिन 2017 में त्रिवेंद्र रावत सरकार ने पलायन पर रोक लगाने के मकसद से पलायन आयोग का गठन किया, जो समय समय पर अध्ययन कर सरकार को रिपोर्ट सौंपती है। 2011 से 2018 के बाद अब पलायन निवारण आयोग ने 2018 से 2022 की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसमें पलायन को लेकर अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ से पलायन पर लगा ब्रेक। पलायन निवारण आयोग ने सौंपी रिपोर्ट। सरकार को सौंपी साल 2018 से 2022 की रिपोर्ट। रिपोर्ट से मिल रहे अच्छे संकेत। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, जहां का जीवन भी पहाड़ सा ही कठिन है। इसे सरल बनाने का दम तो हर सरकार भरती है, लेकिन पहाड़ चढ़ते चढ़ते सरकारी लोगों का भी दम फूलने लगता है। हालांकि उत्तराखंड में पलायन का मुद्दा, जो हमेशा से ही एक चिंता का विषय रहा, उसे दूर करने के मकसद से बीजेपी की सरकार ने कदम बढ़ाते हुए साल 2017 में पलायन आयोग का गठन किया, जो समय समय पर सर्वेक्षण कर सरकार को रिपोर्ट सौंपती है। ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग ने अब साल 2018 से 2022 तक की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसमें पलायन को लेकर अच्छे संकेत मिल रहे हैं। बता दें कि इससे पहले आयोग की ओर से साल 2011 से 2018 की पहली रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई थी। पलायन के लिहाज से पहली रिपोर्ट के आधार पर तुलनात्मक स्थिति इस बार बेहतर नजर आ रही है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पहाड़ से पलायन तो घटा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि रिपोर्ट में स्थायी पलायन में सुधार देखा गया है, लेकिन अस्थायी पलायन अब भी बरकरार है। यानी कि रोजगार की तलाश में राज्य के बाहर जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है, जबकि राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में लगातार पलायन बना हुआ है। चलिए अब आपको आंकड़ों के लिहाज से बताते हैं कि आखिर पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है। क्या कहती है पलायन आयोग की रिपोर्ट। साल 2018 से 2022 की पेश की गई रिपोर्ट। राज्य में कुल 3,35,941 लोगों ने पलायन किया। राज्य में 3,07,310 अस्थायी तौर पर पलायन हुआ। 28,631 लोगों ने स्थायी पलायन किया। 3 जिलों से सबसे अधिक अस्थायी पलायन की तस्वीर सामने आई है। अल्मोड़ा, टिहरी और पौड़ी में सबसे ज्यादा अस्थायी पलायन हुआ है। अल्मोड़ा जिले में 1,090 गाँव से 54,519 लोगों ने पलायन किया। टिहरी में 906 गाँवों से 41,359 लोगों ने पलायन किया। पौड़ी की बात करें तो 1,057 गाँवों से 29,093 लोगों ने पलायन किया। देहरादून, चंपावत और बागेश्वर के गाँवों से पलायन घटा है। देहरादून, चमोली, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत में अस्थायी पलायन पर अंकुश लगा है। उधम सिंह नगर, हरिद्वार में अस्थायी पलायन बढ़ा है, जो कि एक चिंता का विषय है। उत्तरकाशी में अस्थायी पलायन में कमी देखी गई। उधम सिंह नगर और देहरादून में सबसे कम स्थायी पलायन हुआ है। स्थायी पलायन में अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी सबसे आगे है। वहीं अल्मोड़ा जिले की बात की जाए तो 407 गाँव से 5,926 लोगों ने पलायन किया। वहीं टिहरी की बात की जाए तो यहाँ 350 गाँव से 5,653 लोगों ने पलायन किया।
पौड़ी की बात की जाए तो 467 गाँव से 5,474 स्थायी लोगों ने पलायन किया। पलायन से सबसे अधिक प्रभावित अल्मोड़ा का ब्लॉक, ताड़ीखेत और द्वाराहाट है। टिहरी का ब्लॉक, जागनीधार और प्रताप नगर भी प्रभावित है। पलायन आयोग के मुताबिक ग्रामीणों की आय और आजीविका का मुख्य आधार खेती है। यहाँ ग्रामीणों के पास कृषि, पशुपालन और बागवानी करने का साधन है। सर्वे के मुताबिक 45% लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हैं। रोजगार का दूसरा बड़ा जरिया मनरेगा योजना है। गांव में योजना से 22% लोग रोजगार पा रहे हैं। गांव में सरकारी नौकरियों में मात्र 8% लोग हैं, जबकि 9% लोग स्वरोजगार और अन्य साधनों से घर चला रहे हैं। 16% ग्रामीण मजदूरी करके आजीविका चला रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट राहत पहुंचाने वाली है, लेकिन इसके साथ साथ जो आंकड़े अस्थायी पलायन को लेकर आए हैं, उसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट भले ही राहत पहुंचाने वाली हो, लेकिन दूसरी तरफ एक फाउंडेशन द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उत्तराखंड में बीते 4 सालों में 67% पलायन बढ़ा है। फाउंडेशन द्वारा जारी ये रिपोर्ट पलायन निवारण आयोग की आंखें खोलने वाली है। देख रिपोर्ट। SDCF की रिपोर्ट खोल रही आयोग की आंखें। पलायन को लेकर फाउंडेशन की रिपोर्ट, 4 सालों में बढ़ा 67% पलायन। जब किसी दिशा में कदम बढ़ाए जाएं और उसका सकारात्मक परिणाम आए तो यकीन मानिए सुकून मिलता है। ठीक ऐसा ही हाल उत्तराखंड के लोगों का भी है। सूबे में सबसे बड़ा मुद्दा पलायन है, जिस पर रोक लगाने के लिए पलायन आयोग काम कर रहा है। पलायन के कारणों को तलाश कर सरकार के सामने पेश करता है। अब हालिया रिपोर्ट जो सरकार को सौंपी गई है, वो भी राहत पहुंचाने वाली है, क्योंकि रिपोर्ट बताती है कि बीते सालों में पहाड़ से पलायन घटा है। लेकिन जरा ठहर जाइए, क्योंकि पलायन को लेकर एक फाउंडेशन ने जो रिपोर्ट तैयार की है, वो पलायन आयोग की आंखें खोल देने वाली है। बता दें कि सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन की हालिया रिपोर्ट में कुछ तथ्य पेश किए गए हैं, जो आयोग की रिपोर्ट के बिल्कुल उलट है। चलिए आंकड़ों के लिहाज से समझाते हैं कि फाउंडेशन की रिपोर्ट आखिर क्या कहती है। सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन की रिपोर्ट, बीते 4 सालों में बढ़ा पलायन। साल 2018 से साल 2022 में कुल 3,35,841 लोगों ने पलायन किया। साल 2008 से 2018 में कुल 5,02,717 लोगों ने पलायन किया। वार्षिक आधार पर देखें तो 67% पलायन बढ़ा है। साल 2018 से 2022 में प्रति वर्ष अगर बात की जाए तो 83,960 लोगों ने पलायन किया। वहीं साल 2008 से 2018 में प्रति वर्ष 50,272 लोगों ने पलायन किया। साल 2018 से 2022 में उत्तराखंड के भीतर 76.94% पलायन हुआ। 53.33% ने पास के शहर जिला मुख्यालय में पलायन किया। बीते 4 सालों में 24 गांव बुधा गांव में तब्दील हुए। भले ही उत्तराखंड से बाहर जाने वालों की संख्या में कमी आई हो, यानी कि स्थायी पलायन पर कुछ हद तक ब्रेक लगा हो, लेकिन सूबे के भीतर ही हो रहा पलायन भी चिंता बढ़ा रहा है। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन की रिपोर्ट को यदि आधार माना जाए तो ये समझना कठिन नहीं है कि राज्य से बाहर भले ही पलायन पर ब्रेक लगा हो, लेकिन राज्य के भीतर पलायन जारी है, जो कि एक सकारात्मक संकेत नहीं है बल्कि चिंता बढ़ाने वाला तथ्य है। चलिए इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं कि कैसे अस्थायी पलायन का बढ़ना भी आगे चलकर घातक साबित हो सकता है। उत्तराखंड से बाहर जाने वालों की घटती संख्या को राज्य में स्वरोजगार से जोड़कर देखा जा रहा है। सूबे में मिल रहे रोजगार को युवाओं की संतुष्टि बताई जा रही है, लेकिन इस बीच उन बढ़ती चुनौतियों को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता, जो आगे आने वाले समय में उत्तराखंड के लोगों के सामने आकर खड़ी होंगी।
राज्य के भीतर ही किसी दूसरे शहर या मुख्यालय में शिफ्ट हो जाने का साफ मतलब है एक ही जगह पर अधिक लोगों का दबाव बढ़ जाना, वहाँ की व्यवस्था, सुविधाएं सब प्रभावित होना। दूसरे जिलों से जितनी तेजी से लोग बस रहे हैं, वहाँ की व्यवस्था पर भी उतनी ही तेजी के साथ असर बढ़ रहा है। और फिर वो दिन दूर नहीं जब जोशीमठ जैसी तस्वीर एक बार फिर से सबके सामने बनती नजर आएगी। पहाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही सुविधाओं और संसाधनों का टोटा है, ऊपर से अधिक लोगों का प्रेशर शायद ही पर्वतीय क्षेत्र झेल पाए। पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो बेहद ही संवेदनशील राज्य उत्तराखंड के भीतर भी हो रहा पलायन बड़ा चिंता का विषय बन चुका है और समय रहते यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो न जाने और कितने ही जोशीमठ बन जाएंगे। इसीलिए जरूरत है तो समय पर इस विषय की ओर ध्यान देने की, गहनता के साथ इस विषय पर अध्ययन करने की, नहीं तो आगे आने वाला समय राज्य के लिए और भी तनावपूर्ण और कष्टदायी हो सकता है। ऐसे में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढना जरूरी है। सवाल नंबर 1, राज्य के भीतर बढ़ते पलायन पर क्या है सरकार का प्लान? सवाल नंबर 2, एक जिले से दूसरे जिले में पलायन से क्या नहीं बढ़ेगा दबाव? सवाल नंबर 3, क्या जोशीमठ जैसे फिर बनेंगे हालात? सवाल नंबर 4, क्यों हिला हवाली कर रहा है सरकारी तंत्र? सवाल नंबर 5, बढ़ती चिंता को लेकर कब होगा अध्ययन? ये तमाम सवाल हैं जिन पर वाकई सरकारी तंत्र को ध्यान देने की जरूरत है ताकि आगे आने वाला समय चुनौतीपूर्ण न बन सके। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच रुख कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि सीएम धामी की केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात हुई है दिल्ली में। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की। उत्तराखंड में ऊर्जा संकट पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। बता दें कि अतिरिक्त बिजली आपूर्ति पर केंद्रीय मंत्री का आश्वासन भी मिला है। मार्च 2024 तक 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की मांग की गई है। अप्रैल से बिजली संकट टालने की कवायद की गई और फिलहाल केंद्र से 72 लाख यूनिट बिजली मिल रही है। अप्रैल महीने में राज्य में हो सकता है बिजली संकट, इसके भी यहां पर आसार नजर आ रहे हैं। केंद्र से आश्वासन के बाद राज्य को राहत मिली है। सीएम धामी ने अब कमान संभाल ली है। इसी बाबत सर्दियों में कम बारिश और बर्फबारी के चलते हालात बिगड़े हैं। केंद्र ने मदद का राज्य को भरोसा दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि दिल्ली में सीएम धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की है और यहां बिजली को लेकर आश्वासन दिया गया है। वहीं 13 मार्च से गैरसैंण में बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। एक तरफ जहां सरकार को घेरने की पूरी तैयारी विपक्षी दलों ने की है, तो वहीं दूसरी तरफ दबी जुबान से ही सही पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खेमे के लोग उनके कार्यकाल के दौरान गैरसैंण के विकास के लिए घोषित 25,000 करोड़ के बजट को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। गैरसैंण के विकास के लिए घोषित बजट पर सवाल, बीजेपी के भीतर से उठ रही आवाज। त्रिवेंद्र खेमे का बजट को लेकर हमला। 25,000 करोड़ के बजट का हुआ था ऐलान। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल में बड़ी घोषणा करते हुए गैरसैंण के विकास के लिए 25,000 करोड़ के बजट का ऐलान किया था, लेकिन तब से लेकर अब तक इस दिशा में कुछ खास कदम नहीं उठाए गए। इस मुद्दे पर जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी के लोग भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। 13 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले ही गैरसैंण के विकास के लिए त्रिवेंद्र सरकार में घोषित 25,000 करोड़ के बजट का मुद्दा गरमाता दिख रहा है। कर्णप्रयाग से पूर्व बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी ने इस मुद्दे को लेकर सीएम धामी को पत्र लिखकर इस चर्चा को और हवा दे दी है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि बहुत ही युवा हैं, ऊर्जावान हैं और जिन्होंने अल्प समय में उत्तराखंड के लिए अविस्मरणीय कार्यों को किया है, उनसे हम ये अपील करते हैं कि इस वर्ष के बजट में जो बजट सत्र गैरसैंण में होने जा रहा है, आप 2,500 करोड़ रुपयों की व्यवस्था ग्रीष्मकालीन राजधानी के विकास के लिए करने की कृपा करेंगे। बीजेपी के पूर्व विधायक के पत्र को सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं।
वहीं इस मुद्दे को लेकर जब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की गई तो उन्होंने भी ज्यादा खुलकर कुछ नहीं कहा। लेकिन जब मुखर होकर बात करने वाला व्यक्ति दबी जुबान से कुछ कह जाए तो इसके भी अलग मायने होते हैं। ये तो सरकार को सोचना है कि उनको क्या करना है, क्योंकि अब मैं सरकार में नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर है कि वहाँ की जनता जरूर चाहेगी। जैसे आपने बताया कि सुरेंद्र सिंह नेगी जी ने भी ये बात कही है, तो ये बात तो एक बार क्योंकि मुख्यमंत्री के ने वो घोषणा की है तो ये बात उठती रहेगी। अब ये सरकार को सोचना है, सरकार को सोचे उसके बारे में उनको क्या करना है। अभी तो फिलहाल मेरे ऊपर कोई इस तरह की जिम्मेदारी नहीं है। भले ही त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास सीएम की कुर्सी ना हो, लेकिन क्या अपनी पार्टी की सरकार को सुझाव देने का अधिकार उनके पास नहीं है? क्या पार्टी के भीतर सीनियर लीडर्स की पूछ कम हो गई है, या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत ही सरकार को सुझाव देने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि कुर्सी का छिन जाना क्या होता है, भला त्रिवेंद्र सिंह रावत से बेहतर और कौन समझ सकता है। खैर, जहां अपने ही सरकार पर गैरसैंण के बजट को लेकर सवाल उठा रहे हो तो फिर दूसरे कहां चूकने वाले। ग्रीष्मकालीन राजधानी वाकई 2020 में घोषित हुई थी। 2021 मार्च में आखिरी सत्र करते करते त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार चली गई और उसके बाद शायद उसको अपशकुन मानते हुए ना तीरथ रावत ने वहां का रुख किया, ना पुष्कर सिंह धामी ने 2 सालों में वहां का रुख किया। और अब देर आए दुरुस्त आए, आप 2 साल के बाद गैरसैंण जा तो रहे हैं, लेकिन जिस कॉर्पस फंड की वो बात कर रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उसका जवाब आपको निश्चित रूप से जनता को देना चाहिए। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष पर सवाल उठाना विपक्ष का काम है, लेकिन जब अपने ही खेमे से विरोध के सुर उठने लगे तो समझना मुश्किल नहीं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हालांकि अफसोस गैरसैंण के नाम पर होने वाली राजनीति पर होता है। फिलहाल देखना होगा कि जब 13 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होती है तो गैरसैंण के विकास के लिए क्या ऐलान होते हैं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। शुक्रवार को सचिवालय में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा सलाहकार परिषद की बैठक हुई, जिसमें विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में आगामी 4 धाम यात्रा में सड़क हादसों पर लगाम लगाने पर मंथन किया गया। साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि बिना किसी कैजुअलिटी के उत्तराखंड आने वाले तीर्थ यात्री चारों धामों का दर्शन करें। आवश्यक थी कि 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले हम लोगों ने समीक्षा भी करनी थी और इस वर्ष के काम की भी हमने समीक्षा की है। प्रदेश की जिम्मेदारी है कि हम प्रत्येक व्यक्ति की जान माल की सुरक्षा करें, दुर्घटनाओं को रोकने का काम करें, और यदि दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना होती है तो सबसे पहले उसको अस्पताल पहुंचाने का काम, उसका इलाज कराने का काम, उसको कौन सी सुविधा मिले, ये हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है। जोशीमठ आपदा के बाद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और आपदा प्रबंधन अब हिल स्टेशन की कैरिंग कैपेसिटी की स्टडी के साथ ही बेस्ट टेक्निक को उत्तराखंड में लाने की तैयारी शुरू कर रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 21 और 22 मार्च को एक वर्कशॉप का आयोजन किया है, जिसमें तमाम एजेंसियों को आमंत्रित किया जा रहा है। ये एजेंसियां आपदा प्रबंधन पर मंथन करेंगी। हमारा एक जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी का उपयोग आपदा प्रबंधन में किस प्रकार किया जाए, इसमें काफ़ी दिनों से हमारी विचार विमर्श चल रही है। इसमें हमारी जो अभी एग्जिस्टिंग जो वर्तमान में हम जो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं वो सफिशिएंट महसूस नहीं हो रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने देश विदेश में जितने भी इस तरह के जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट या टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं उन सारी संस्थाओं को हम बुला रहे हैं। उसके लिए एक वर्कशॉप का आयोजन कर रहे हैं 21-22 तारीख को, और उसमें जो बेस्ट हो सकता है, बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी दुनिया में है, वो हम उम्मीद कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड में उसको हम इम्प्लीमेंट करें, उसका इस्तेमाल करें। जोशीमठ में बचाव और पुनर्वास के कार्य लगातार चल रहे हैं। नियोजन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि एनडीएमए ने जोशीमठ के हालातों को लेकर विस्तृत रिपोर्ट पीएमओ को भेजी है। राज्य सरकार ने भी जोशीमठ के आपदा पीड़ित परिवारों के विस्थापन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 2000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की मांग की है।
जोशीमठ में अभी दसाव पिछले कुछ दिनों से कम हुआ है और जो पैकेज को लेकर के जो बिल्डिंग का मुआवजा है ये डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू हो गया है और भारत सरकार को जो पैकेज की डिमांड करनी है वो डिमांड हमारी ऑलरेडी जा चुके हैं। एनडीएमए के लेवल पर वहाँ के जितने भी स्पेशलिस्ट एजेंसीज ने स्टडी किया था उनकी रिपोर्ट्स को संकलित करते हुए अंतिमीकरण के लिए पीएमओ के पास भेजा हुआ है। स्टेट की जो पैकेज की डिमांड है वो भी पीएमओ के पास भेजा हुआ है, तो बहुत जल्दी वहां से कुछ डिसीजन हमारे फेवर में आ जाएंगे। होली के दौरान रोडवेज को अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। इस साल होली पर्व के मौके पर रोडवेज ने करीब 2 करोड़ 44 लाख रुपए की कमाई की है। राज्य के परिवहन मंत्री चंद्रराम दास ने रोडवेज कर्मियों का आभार जताया है। साथ ही कर्मचारियों के डीएम में 4% का भी इजाफा किया है। मंत्री चंद्रराम दास ने राज्य में बसों का बेड़ा बढ़ाए जाने की भी घोषणा की है। बहुत बड़ा पैकेज हमारे अपने कर्मचारियों को दिया। हमने अभी कर्मचारियों को 34% डीए मिलता है, हमने 4% बढ़ाया। हमने 10 लाख का बीमा कवर दिया और होली के लिए भी हमने विशेष प्रोत्साहन राशि उनको दी और उसका ये सुखद हमको परिणाम मिला कि हमने होली में एक दिन में 2 करोड़ 44 लाख रुपया प्रतिदिन भी कमाया। जो हमारा दिवाली में 2 करोड़ 87 लाख का जो अचीवमेंट था उसके हम बहुत करीब आए हैं। इसके लिए मैं अपने कर्मचारियों का, ड्राइवर, कंडक्टर सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। टनकपुर में सुप्रसिद्ध माता पूर्णागिरि धाम मेले का शुभारंभ हो चुका है। माता के दर्शन से पहले शारदा घाट भी बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। ऐसे में माता के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए टनकपुर नगर पालिका प्रशासन ने टनकपुर शारदा घाट पर मां पूर्णागिरि कैंप कार्यालय का शुभारंभ इस कैंप के जरिए किया। तीर्थयात्रियों को हर संभव मदद यहां पर दी जा रही है। उद्देश्य ये है कि नगर पालिका जो मेले से संबंधित व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ से नगर पालिका के द्वारा संचालित की जाएगी और बेहतर यात्रियों को सुविधा, साफ सफाई आदि का प्रबंध और एक यहाँ पर हम माइक भी लगा रहे हैं खोया पाया के लिए, तो इस तरह की सब चीज़ों की व्यवस्थाएं यहाँ से संचालित हो सके। इसके लिए बोर्ड ने ये निर्णय लिया कि मेला क्षेत्र में ही एक मेले के कैंप पालिका का कैंप कार्यालय बनाया जाए जिसमें निरंतर कर्मचारियों की ड्यूटी रहेगी। देहरादून मसूरी मार्ग पर मसूरी झील के पास अनियंत्रित कार खाई में जा गिरी। जानकारी के मुताबिक कार में 7 लोग सवार थे। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बता दें कि कार में चालक को छोड़कर सभी यात्री उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं जो देहरादून से टैक्सी लेकर मसूरी घूमने जा रहे थे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को खाई से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, वजह क्या मानी जा रही है? भाई आज सुबह हमें सूचना मिली थी कि एक जाइलो गाड़ी जो है हनुमान मंदिर के पास खाई में गिर गई थी। इस तत्काल हम पुलिस कर्मचारीगण और आईटीबीपी, फायर सर्विस, एसडीआरएफ, एम्बुलेंस सबको सूचित किया गया और सभी लोग मौके पर आए और सभी घायलों का मौके पर रेस्क्यू किया गया। इनको कहाँ भेजा गया है सर? अभी ये कभी सिविल अस्पताल मसूरी भेजा गया है। पूरे उसमें 7 व्यक्ति थे जिसमें 4 पुरुष, 2 महिला और 1 बच्चा था। वजह क्या मानी जा रही है सर? अभी जांच चल रही होगी कि? अभी इसमें जांच चल रही है, अभी वजह के कारणों की जांच होगी कि अभी बताया नहीं जा सकता। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में पूर्व सैनिकों ने 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर पूर्व सैनिकों ने एसडीएम के माध्यम से रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। पूर्व सैनिकों ने युद्ध में शहीद और घायलों को 1 रैंक 1 पेंशन 2 में पेंशन वृद्धि का लाभ दिए जाने की मांग की है। ज्ञापन देंगे ओआरपी के संबंध में जो जनता धरना प्रदर्शन चल रहा है। एमएसपी का मुद्दा है, ओआरपी का मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर के उनकी जो विसंगतियां हैं उनके बारे में हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमको सरकार जो है वो बहुत कम पेंशन दे रही है जबकि हमारे अधिकारियों को बहुत ज़्यादा दे रही है। तो इस संबंध में हम मेमोरेंडम जो है उप जिलाधिकारी तक जाएंगे। पटेल नगर थाना क्षेत्र के भंडारी बाग में हुई बुजुर्ग महिला की गला रेत कर हत्या के मामले में डीजीपी ने एसएसपी दिलीप सिंह कंवर को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। पुलिस घटना के संबंध में हर पहलू से जांच कर रही है। पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। मामले में एसएसपी ने दावा करते हुए कहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा किया जाएगा। इसमें हमारी कुल 7 टीमें लगी हुई हैं और इसके जितने पॉसिबल
लाइन्स हैं, सब पर हम काम कर रहे हैं और काफ़ी कुछ प्रोग्रेस इसमें हुई है। कुछ लाइन हमारे क्लियर हो गए हैं, कुछ जो बचे हैं उस पर लाइन में काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि 2-3 दिन में हम इसको वर्कआउट कर लेंगे। वहीं देहरादून में 9 फरवरी को युवाओं के प्रदर्शन के दौरान हंगामे की घटना को लेकर मंडल आयुक्त की रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर देहरादून के LIU इंस्पेक्टर के साथ ही ESI और एक चौकी प्रभारी का ट्रांसफर कर दिया गया है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि इस रिपोर्ट में युवाओं पर लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार अधिकारी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में पलायन को लेकर राहत की खबर। पिछले 5 सालों में पहाड़ से घटा पलायन निवारण आयोग ने सौंपी रिपोर्ट। गैरसैंण के विकास के लिए त्रिवेंद्र सरकार में घोषित 25,000 करोड़ के बजट को लेकर सूबे में गरमाई सियासत। विपक्ष के साथ साथ अपनों का भी सरकार पर हमला। धामी सरकार से किए गए सवाल। जोशीमठ आपदा के बाद एक्टिव मोड पर आपदा प्रबंधन विभाग। हिल स्टेशन की कैरिंग कैपेसिटी पर मंथन। डिजास्टर मैनेजमेंट की बेस्ट टेक्निक अपनाने की कवायद। देहरादून में युवाओं के प्रदर्शन को लेकर मंडल आयुक्त की जांच रिपोर्ट तैयार। बड़े अधिकारियों पर चुप्पी, छोटे अफसरों पर गिरी तबादले की गाज।